का कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल बच्चे 3 घंटे से एबव क्लास चल रही है, जोश एनर्जी बरकरार रहेगी, बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, चलो रिवाइज हो गया ना? आगे बढ़े, चलो 28 नंबर कंप्लीट। अब यहां पे लगा लो 29 नंबर स्लाइड, 29 नंबर पेज भरने जा रहे हैं। तो 29 नंबर में भाई साहब जो अगला हमारा टॉपिक है सबको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता। चलो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, सब लोग लगा लो फटाक से, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ भाई, इसी को हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे, इसी को कांस्य युगीन सभ्यता बोलेंगे, लेकिन बात तो सुनते चलो, एक एक चीज तुम बता पाएंगे। चलो अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों बोलते हैं, तो इसके नीचे एरो करके लिख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी खोज सिंधु नदी के तट पर हुई। इसकी खोज सिंधु नदी के, मतलब ज्यादातर इसकी खोज बच्चे सिंधु नदी के तट पर, इसीलिए इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। बगल में यहां पे लगा लेना हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं। तो बच्चे याद कर लेना, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम अवशेष थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले अवशेष थे, वो कहां खोजे गए, तो याद कर लेना सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रथम अवशेष थे वो कहां खोजे गए बच्चे, वो हड़प्पा सभ्यता के पास खोजे गए, हड़प्पा नामक स्थान पर खोजे गए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? फिर बच्चे याद कर लेना, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या बच्चे, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थान पे खोजे गए, इसीलिए इसका नाम, प्रथम अवशेष खोजे गए कहां पर, प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल पर खोजे गए, हड़प्पा नामक स्थान पर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। फिर बच्चे यहीं पे याद कर लेना, इसी सभ्यता को हम लोग बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और आपको पता होना चाहिए बच्चे, जो कांसा होता है ना, कांसा, कांसा एक धातु होती है, और कांसा धातु की खोज कहां पर की गई, तो याद कर लेना कांसा धातु की खोज बच्चे इसी उसमें की गई, मतलब इसी सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा धातु की खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कांस्य युगीन सभ्यता। और बच्चे जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, ये जो कांस्य है, कांसा धातु है, तो याद कर लेना ये किससे किससे मिलकर बनी होती है, केमिस्ट्री का सवाल है, तो याद कर लेना तांबा और टिन का, तांबा और टिन का बना होता है क्या बच्चे, कांसा। जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। और इसके याद करने के एक मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं, कांसा आपको याद कैसे करना है, ताटी से, ताटी से याद करना है। और ताटी कैसे, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए, गांव में जो पहले झोपड़ियां होती थी ना, वो ताटी की बनी होती थी, किसकी, ताटी की। और ताटी मतलब क्या होता है, ताटी मतलब होता है तांबा, और टी मतलब होता है टिन, तो आप आराम से बता सकते हो। क्लियर है? चलो, इसलिए पता चल गया कि ताटी मतलब कांस्य युगीन सभ्यता। और यहां पर एक प्रकार से कांसे की नर्तकी की डांस करती हुई क्या मिली थी, मूर्ति मिली थी, इसीलिए आप बता सकते हो। ठीक है, जबरदस्त तरीके से। हाँ, तो इतनी बात आपको बिल्कुल एक प्रकार से समझ में आ गई। अब सबसे ज्यादा सवाल आता है कि सबसे ज्यादा इसके स्थल कहां पर खोजे गए, तो आप बता सकते हो सिंधु नदी के तट पर। अब इस सभ्यता की आकृति कैसी थी, इस सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो ये भी आप बता सकते हो। इस सभ्यता की आकृति बच्चे लिख के नहीं बताऊं तो मैं इसका आइजन बना दिया हूं, इसका प्रतीक चिन्ह बना दिया हूं, और प्रतीक चिन्ह से आप समझ जाओगे इस सभ्यता
का जो एक प्रकार से शेप था, जो मतलब खोजी गई, वो सिविलाइजेशन कैसी थी? ट्रायंगल फॉर्म में थी, त्रिभुजाकार थी। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चे एक इतिहासकार हुआ करते थे, यहां पे लिख लेना, इतिहासकार जिनका नाम था गार्डन चाइल्ड, ये भी पेपर में पूछा गया है, यहां पे लिख लेना इतिहासकार, इतिहासकार और नीचे नाम, क्या नाम है? गार्डन चाइल्ड ने, इतिहासकार गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरी क्रांति कहा, प्रथम नगरी क्रांति कहा, जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोले फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन किसको कहा? तो बच्चे आप कह सकते हो गार्डन चाइल्ड ने इसको प्रथम नगरी क्रांति कहा, सिंधु घाटी सभ्यता को। इतनी बात आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आ गया ना? बहुत बढ़िया। अब बात समझना बच्चे, अब जो समझने वाली चीज है, सिंधु घाटी सभ्यता आखिरकार चली कब से कब तक? तो बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड में बहुत सारे मत हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख मत में मानते हैं हम लोग, इसका जो प्रमुख मत, प्रमुख समयावधि मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख टाइम पीरियड मानते हैं, वो बच्चे कब से कब तक मानते हैं? तो याद कर लेना, 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के जो बीच की सभ्यता रही, वो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से फेमस रही। और याद कर लेना, ये प्रमुख समयावधि जो ये मानी गई, ये किसके अनुसार? तो आप बता सकते हो कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार, कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार, मतलब जो कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम लोग पता लगा लेते कि सभ्यता कितनी पुरानी है। तो कार्बन 14 एक तकनीक है पता लगाने का। ठीक है, कार्बन 14 एक तकनीक है पता लगाने का, एक सभ्यता कितनी पुरानी है, कार्बन 14 डेटिंग आप अच्छे से याद कर सकते हो। अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्या याद कर लेना आप? कार्बन 14 डेटिंग, इसकी खोज किसने की थी? ये पेपर में पूछा गया है कि आखिरकार इसकी खोज किसने की थी, कार्बन डेटिंग मेथड की खोज किसने की थी? तो याद कर लेना, बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने, बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने। तो बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने खोज की कब? 1940 में, 1940 में। देखो आप, बात समझ में आ गई बच्चे? बहुत बढ़िया। चलो आगे हम लोग देखते हैं जबरदस्त तरीके से। इतनी बात बच्चे आपको समझ में आ गई जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये पूरी पूरी सिंधु घाटी, हाँ थोड़ा उधर इसलिए गया था क्योंकि लाइट शायद थोड़ी जा चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी इन्वर्टर हमारे पास सुरक्षित है। बस भगवान लाइट दे दे आधा एक घंटे में ना। चलो बहुत बढ़िया, तो इतनी बात आपको पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं। 29 नंबर फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। जल्दी से जल्दी से बच्चे, चलो इतनी बात समझ में आ गई मेरे लाल? हाँ, अब देखना, ये 29 नंबर हो गया, यहां पे 30 नंबर। 30 नंबर का सीन क्या बनेगा? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थोड़ा बच्चे पूरा थोड़ा सा आपको चलो बच्चे थोड़ा सा वो लाइट, हमारा चेहरा भले ना दिखे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आपकी क्लास प्रॉपर चलनी चाहिए। थोड़ा सा लाइट थोड़ी सी ऑफ की है, लेकिन पढ़ाई पूरी चलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता। क्लियर है? चलो तो बच्चे अब यहां पे बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे क्या है, चीन की सभ्यता इसी के समकालीन थी। किसकी? चीन की सभ्यता, याद कर लेना। चीन की सभ्यता इसी के समकालीन, पैरेलल आप पढ़ सकते हो किसी। ठीक। दूसरी बच्चे मिस्र की सभ्यता, पुरानी तो सबसे पहले वही है, लेकिन तुमसे कहा जाएगा मिस्र की सभ्यता बच्चे किस नदी के किनारे पनपी थी, तो याद कर लेना मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे। किस नदी किनारे? नील नदी किनारे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम क्या है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता बच्चे पेपर में इतनी पूछी जाती, पूछो नहीं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की सभ्यता है, तो आप बता सकते हो मेसोपोटामिया की सभ्यता बच्चे इराक की है। किस देश की है? इराक की, याद कर लेना। अब यहीं पर बच्चे जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदी पर, किन दो नदी पर यह पनपी, तो बच्चे आप बता सकते हो उन दो नदियों का नाम था जिसको हम लोग कहते हैं दजला और फरात। दजला और फरात। दजला जो है बच्चे वो इस ये भी प्राचीन नाम है, फरात ये भी प्राचीन नाम है। क्लियर है? दजला को वर्तमान में हम लोग टिग्रिस कहते हैं, दजला को वर्तमान में हम लोग टिग्रिस कहते हैं, और फरात को वर्तमान में हम लोग यूफ्रेट्स कहते हैं, यूफ्रेट्स कहते हैं, याद कर लेना। फरात को यूफ्रेट्स कहते हैं, दजला को टिग्रिस कहते हैं, और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के, भाई साहब दजला और फरात नदियों पर ही पनपी थी। और याद कर लेना दोनों नदियों के मुहाने पर, दोनों नदियों के मुहाने पर एक शहर स्थित है, मुहाने पर एक शहर स्थित है, उस शहर का नाम क्या है? बसरा। बसरा। बच्चे पेपर में तुमसे आएगा कि दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं वो जो माउथ होता है, मिलन पॉइंट होता है, वहां पर एक शहर बना है, उस शहर भाई साहब का नाम क्या है? बसरा। याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। ठीक है। अब मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत एक बंदरगाह आता था जिससे भाई साहब व्यापार होता था, और यहां पर एक बंदर, उसका नाम था ढिलमुन। बच्चे बच्चे मेसोपोटामिया की सभ्यता में कौन सा बंदरगाह यहां पर आता है, तो आप बता सकते हो ढिलमुन बंदरगाह। क्लियर है? अगर तुमसे कहा जाए ढिलमुन बंदरगाह बच्चे कहां पड़ेगा, तो आप कह सकते हो बहरीन में। अगर तुमसे कहा जाए बच्चे किसको हम लोग हाथियों का देश कहते थे, हाथियों का देश बच्चे ढिलमुन को कहते थे उस समय। हाथियों का देश किसे कहते थे बच्चे? ढिलमुन को कहते थे। क्लियर है? और बहरीन की कैपिटल आप सब जानते ही होंगे, बहरीन की राजधानी क्या है? सब लोग जानते हो, बहरीन की राजधानी वर्तमान में मनामा है। तो ढिलमुन बंदरगाह उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, जहां से एक प्रकार से व्यापार हुआ करता था। तो ये 3 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जबरदस्त तरीके से। कोई दिक्कत है? फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं आगे की तरफ। बहुत बढ़िया। हां, अब बच्चे बहुत ध्यान समझिएगा। क्या समझोगे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, इस सभ्यता में एक शब्द लिखा हुआ था, और इस शब्द का नाम था मेलुहा। क्या लिखा हुआ था? मेलुहा। पेपर में प्रश्न आता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुहा शब्द था वो किससे संबंधित है, मेलुहा का अर्थ क्या है, तो बच्चे मेलुहा उसके लिए बोला गया, किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता को बोला गया। याद कर लेना, सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया में क्या बोला गया? मेलुहा बोला गया। मेलुहा किसको बोला गया है? सिंधु घाटी सभ्यता को। कहां पर? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। उम्मीद करते बच्चे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 30 नंबर हमारा पन्ना समाप्त होता है। 30 के बाद हम लोग बढ़ते हैं किस नंबर पे? 31 नंबर पे। तो 31 नंबर में अब हम स्क्रीनशॉट लेना, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
चलो इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात पूरा का पूरा क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आगे की तरफ जबरदस्त तरीके से, ठीक है? चलो बच्चे, आज शाम को आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा, ठीक है, नए साल पे। चलो अब यहां पे लगा लेना हड़प्पा सभ्यता के 4 भौगोलिक स्थल। हड़प्पा सभ्यता के 4 भौगोलिक स्थल। भौगोलिक स्थल का मतलब वो होता है कि चारों दिशाओं में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां कहां पर है। क्लियर है? तो बच्चे 4 दिशाएं बिल्कुल एरो की तरह बना लो, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल सब चीजें छपी हुई हो। अगर तुमसे कहा जाए हड़प्पा सभ्यता उत्तर दिशा में कहां पर थी, तो अगर तुमसे एक आ जाए हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में थी, एक इंडिया तो आप सबको पता ही है भारत में थी, एक पाकिस्तान, ये भी आप सब जानते हो, और एक जो तीसरा देश है अफगानिस्तान। 3 देशों में इस सभ्यता का परचम लहराया था। अगर तुमसे कहा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल बताओ, तो उसका नाम है मांडा। मांडा। और मांडा कहां पड़ेगा बच्चे? तो आप सब याद कर लेना, मांडा जो पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है? मांडा बच्चे किस नदी किनारे? तो आप बता सकते हो चिनाब नदी। मांडा किस नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे। क्लियर हो गई बात? जम्मू कश्मीर हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल, उत्तरी स्थल, जिसका नाम क्या है? मांडा, आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है? चलो बच्चे देखो, आप सबका प्यार इतना है कि लाइट आ गई है। ठीक है? चलो, तो हड़प्पा सभ्यता का चार भौगोलिक स्थल बताने हैं। सबसे ऊपरी स्थल मांडा, आराम से बता सकते हो। ठीक है? अब अगर तुमसे कहा जाए हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी बताओ, तो आप बताओगे दैमाबाद। और दैमाबाद बच्चे किस नदी किनारे? तो आप बता सकते हो प्रवरा नदी। प्रवरा नदी। और प्रवरा नदी बच्चे किसकी ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक है? तो आप बता सकते हो गोदावरी की। गोदावरी की। और अगर तुमसे कहा जाए दैमाबाद बच्चे, हां बिल्कुल, कहां पड़ेगा? तो आप कह सकते हो महाराष्ट्र। यह तो सवाल नदी का एक बता दिया हमने कि प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। क्लियर है? अब बच्चे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल बताओ, तो आप बता सकते हो सूतकांगेडोर। और सूतकांगेडोर कहां पड़ेगा? तो आप बता सकते हो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। रुको, कुछ ना, चलो बच्चे रुक गया था, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त तरीके से। ठीक है? हां, बस वीडियो को आप लाइक शेयर करते रहना। पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर, बलूचिस्तान। अब बात आती बच्चे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल बताओ, तो पूर्वी स्थल का नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर बच्चे किस नदी किनारे? तो आप बता सकते हो हिंडन नदी। और हिंडन नदी बच्चे आप कह सकते हो किसकी सहायक नदी है? तो हिंडन नदी जो सहायक नदी है किसकी? यमुना की। यमुना की सहायक नदी। और ये आलमगीरपुर बच्चे कहां पड़ेगा? तो मेरठ यूपी में। अगर तुमसे कहा जाए हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल बताओ, तो सूतकांगेडोर पूर्वी बताओ, आलमगीरपुर दक्षिणी बताओ, दैमाबाद उत्तरी बताओ, मांडा। बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ बता दोगे। अगर तुमसे यहीं पर सवाल कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से तांबे का रथ हमें मिला था? तांबे का रथ बच्चे जो मिला था ना, उसका नाम है क्या? दैमाबाद। दैमाबाद। अगर तुमसे कहा जाए प्राकृतिक चट्टान स्थल कहां से मिले थे, तो आप बता सकते हो प्राकृतिक चट्टान जो स्थल प्राप्त हुए कहां से? तो बच्चे सूतकांगेडोर से। सूतकांगेडोर से हमें प्राकृतिक चट्टान स्थल मिले। ठीक है? फिर बच्चे तुमसे कहा जाए रोटी बेलने वाला जो बेलन होता है वो कहां से मिला? तो बच्चे आलमगीरपुर से। रोटी
बेलने वाला बेलन, रोटी बेलने वाला बेलन हमें कहां से मिला बच्चे? ये मिला हमें आलमगीरपुर, ठीक है, यूपी, मेरठ यूपी से। तो इतनी बात आपको पता चल गई, हमने सारा आपको बता दिया। तो ये हड़प्पा सभ्यता के 4 भौगोलिक स्थल, चारों दिशा में कौन कहां पर है हमने सबका बता दिया। तांबे का रथ कहां से? दैमाबाद से। प्राकृतिक चट्टान स्थल कहां? सुतकांगेडोर। और रोटी बेलने वाला बेलन आलमगीरपुर। और बच्चे हमने पूरा बता दिया। अगर तुमसे कहा जाए कटोरे के टुकड़े कहां पर, तो भाई साहब ये भी मिले कहां पर? आलमगीरपुर में। क्लियर हो गई बात? चलो इतनी बात समझ में उम्मीद करते हैं आपको आ गई होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब बस। हाँ, और ये तो भाई ये तो पहले ही बता चुके थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बच्चे आग ऐतिहासिक काल की है। ठीक है, 31। अब आ जाओ 32 नंबर। चलो अब 32 नंबर में बच्चे हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता में, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या एक प्रकार से प्रमुख शहरों के बारे में जरा देख लेते हैं। प्रमुख नगर जो खोज हुए प्रमुख नगरों में देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला आप लगा लेना, इधर लगाना हड़प्पा। हड़प्पा जो है बच्चे, इसकी खोज 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहिनी द्वारा। याद कर लेना, दयाराम साहिनी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा। हड़प्पा बच्चे किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद कर लेना, रावी नदी। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है क्या? हड़प्पा शहर। अगर तुमसे कह दिया जाए हड़प्पा बच्चे कहां पर स्थित है, कहां मतलब इस देश, तो आप कह सकते हो मोंटेगोमरी पाकिस्तान। मोंटेगोमरी पाकिस्तान में बच्चे हड़प्पा स्थित है। ठीक है, अब पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में अभी मैं आपको बताऊंगा, इधर बगल में एक और लगा लो तो आपको आसानी रहेगी। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का पता चल गया, इधर मोहनजोदड़ो का याद कर लेना बच्चे, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे स्थित है क्या? मोहनजोदड़ो। और यहीं पर याद कर लेना, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी बच्चे 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने। और सबसे खास बात बच्चे, बहुत अच्छे से, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है लरकाना जिला। लरकाना जिला पाकिस्तान। क्लियर है? अब बच्चे यहां पे याद कर लेना, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। अब तुमसे एक सवाल और आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो आप बता सकते हो सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। अगर तुमसे कहा जाए दूसरा सबसे बड़ा स्थल बताओ, दूसरा सबसे बड़ा स्थल बताओ, तो आप बता सकते हो दूसरा सबसे बड़ा स्थल जिसका नाम बच्चे क्या है? हड़प्पा। पहला सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, दूसरा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा, जो रावी नदी किनारे खोज भी बता दिया, सब कुछ आपको बता दिया। अब तुमसे सवाल बहुत प्यारा सा खुलने जा रहा है। क्या बच्चे, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी। तो याद कर लेना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानी कहा? तो बच्चे उन महोदय का नाम है पिग्गट। तो पिग्गट जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का, ट्विन कैपिटल। क्लियर है? पिग्गट साहब ने कहा था। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहीं पर एक सवाल और याद कर लेना, हड़प्पा का ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है? तो बच्चे ऋग्वेद में इसे हरियूपिया कहते हैं।
यूपिया। तो ऋग्वेद में इसको हम लोग हर यूपिया कहते हैं, किसको? हड़प्पा को। क्लियर है? मोहनजोदड़ो पता चल गया आपको जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया। तो बच्चे इतनी बात आपके बिल्कुल दिमाग में, अच्छा ब्लैक से व्हाइट ना कर दें, अच्छा शब्दों को दिखाई, शब्द बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहीं पर जान लेते हैं कहां पर क्या मिला। सबसे पहले जान लेते हैं हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला। तो सबसे पहले आप जान लो हड़प्पा में क्या क्या प्राप्त हुआ। तो बच्चे एक पेपर में सवाल आता है R37 कब्रिस्तान, यह सवाल आता है R37 कब्रिस्तान हमें कहां से मिला। तो बच्चे वो हड़प्पा से मिला। श्रमिक आवास मतलब मजदूरों के लिए जो आवास थे वो बच्चे कहां से में प्राप्त हुए, ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुए। फिर कांसे का दर्पण, एक प्रकार से कांसे की गाड़ी, कांस्य दर्पण यहां पे लिख सकते हो, कांसे का शीशा, कांसे की गाड़ी मतलब कांस्य गाड़ी, कांस्य दर्पण, R37 कब्रिस्तान, श्रमिक आवास, कांसे की बैलगाड़ी, कुछ भी आए सब हड़प्पा तुम लगा दो बिना टेंशन के। ठीक है। फिर बच्चे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, यह चीज हमें कहां से मिली। तो आप कह सकते हो बच्चे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हड़प्पा से ही मिला। ठीक है। यहां पे लिख लो शंख का बैल, मछुआरे का चित्र, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये सब चीजें कहां से मिली हमें? हड़प्पा से मिली। आंख बंद करके मारो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, अब आगे देखो बहुत ध्यान से। मोहनजोदड़ो से जो आपको याद करना है मेन एक, सबसे पहले तो हमें यह पता चला कि भैया उस समय भी मलेरिया होती थी। तो मलेरिया के नमूने, मलेरिया के साक्ष्य कहां से मिले हमें? मोहनजोदड़ो से। मां से मोहनजोदड़ो, मां से मलेरिया। दूसरा बच्चे पॉइंट जो सबसे अच्छा आता है, नाव का चित्रण मतलब पेंटिंग मिली हमें जिसमें नाव बनी हुई थी, कि मतलब नाव है। हां ठीक है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मतलब डांस करती हुई जो डांसर थी ना, वो कांसे की मूर्ति मिली हमें कहां से? मोहनजोदड़ो से। क्लियर हो गई बात बच्चे? बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ रही है ना? हां बहुत बढ़िया। फिर बच्चे पुरोहितों का आवास, पुरोहितों का आवास का मतलब हो गया कि जितने भी ब्राह्मण वाम्बण रहते थे, पंडित वंडित रहते थे, उनका पूरा घर हमें कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से वो जानकारी हमें मिलती थी। क्लियर है। और विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, यहीं पे लिख लेना मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सब कहां से हमें प्राप्त हुए? सब के सब मोहनजोदड़ो से मिला। सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो पहले नंबर पे, और सब दूसरे नंबर पे था हड़प्पा। आप आराम से इसको बता सकते हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं तट पर है, बस इतना फर्क है। हां चमकता हुआ बंदर, भाई साहब ऐसे तो बहुत मिला। चमकता हुआ बंदर हो गया, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा मिली। ठीक है। हां चलो इतनी बात समझ में आ गई? सब बात मजा आ रहा है भाई? मजा तो आएगा ही। चलो बच्चे, तो ये 32 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। 33 नंबर पे हम लोग पहुंचते हैं। तो 33 नंबर पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले कोटजी और चौंदड़ो के बारे में देखते हैं। ठीक है। कोटदीजी और चौंदड़ो। चलो अगला स्थल लगा लो, कोटदीजी, और यहीं पर लिख लेना चौंदड़ो, चौंदड़ो। अब सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, दोनों के दोनों शहर किस नदी पर? सिंधु नदी पर। कहां पर? पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात, दोनों के दोनों शहर सिंधु नदी पर पाकिस्तान में हैं। ठीक। लेकिन जो सवाल आपको समझना है वो ये, कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची मकान एवं चूल्हे
कच्ची ईंटों के मकान एवं चूल्हे। ये बच्चे कहां से में प्राप्त हुए? कोटदीजी से। चौंदड़ों से आप सबसे बड़ा प्रश्न याद कर लेना, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना। तो मनके बनाने का जो कारखाना था बच्चे, वो कहां से? चौंदड़ों से। कहां से? चौंदड़ों। क्लियर है? हां, चलो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। चौंदड़ों के खोजकर्ता याद कर लेना, गोपाल मजूमदार, अर्नेस्ट मैके। गोपाल मजूमदार प्लस अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके, इन दोनों लोगों ने मिलकर बच्चे चौंदड़ों की खोज कर दी थी। अगर बात कर लें कोटदीजी की खोज, तो बच्चे फजल अहमद ने की थी। फजल अहमद ने की थी। किसकी? कोटदीजी की। क्लियर हो गई बात? ये भी बात समझ में आ गई। अब बहुत ध्यान से समझ लेना, बिल्ली, एक तो मनके बनाने का कारखाना, दूसरा बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, इसका जो चित्र मिला कहां से मिला? चौंदड़ों से। तीसरा बच्चे, जितना भी लाली लिपस्टिक, एक प्रकार से श्रृंगार वाला सामान, श्रृंगार वाला, तो आप कह सकते हो यहां पे लिपस्टिक ले लो आप, चाहे लिपस्टिक ले लो, ठीक है, चाहे पाउडर ले लो, ये सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त हुई? चौंदड़ों से प्राप्त हुई। तो कोटजी और ये यहां से आप याद कर लेना, जबरदस्त तरीके से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग यहीं पर एक अगला लगाते हैं, लोथल। तो लोथल में याद कर लेना बच्चे, जो सवाल आता है, सबसे पहला सवाल आएगा लोथल के खोजकर्ता। तो लोथल के खोजकर्ता है रंगनाथ राव। अगला सवाल आएगा लोथल किस नदी के किनारे? तो लोथल जो स्थित है भोगवा। लोथल बच्चे ये भारत का स्थान है, और भारत में कहां पर? तो लोथल आप बता सकते हो गुजरात में। तो और ये भी कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र डाक यार्ड, डाक यार्ड, डाक यार्ड बोलो, चाहे गोदीवाड़ा बोलो, चाहे बंदरगाह बोलो, कुछ भी बोल लो, बात बराबर है, लोथल ही लगेगा, गुजरात वाला। क्लियर है? ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चे बात बहुत अच्छा आता है कि लोथल को लघु हड़प्पा कहते हैं, लोथल को ही लघु हड़प्पा कहते हैं। तो लघु हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता बच्चे? तो लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता किसको? लोथल को जाना जाता है। याद कर लेना, लघु हड़प्पा। अब यहीं पे सवाल बहुत प्यारा सा आता है। क्या आता है कि तीन युग्म समाधियां, मतलब तीन एक साथ, तीन जोड़े में समाधियां कहां मिली? तो लोथल में। तीन युग्म समाधियां, तीन युग्म समाधियां कहां से मिली बच्चे? तो आप सब बता सकते हो, तीन युग्म समाधियां हमें प्राप्त हुई कहां से? लोथल से प्राप्त हुई। ठीक है, हां। तो इतनी बात बच्चे आपको समझ में आ गई। लोथल से इससे ज्यादा आप कुछ भी याद मत करो। चाहे आपको याद कर हाथी के दांत भी यहां पे मिले, ठीक है, चालाक लोमड़ी का चिन्ह भी यहीं पे मिला, लेकिन इतना याद कर लो बस, पर्याप्त है। इससे ज्यादा पढ़ने की यहां पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बता दे, हम खुद ही बता दे रहे आपको। चलो, तो 33 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। 33 के बाद हम लोग बात करते हैं आगे 34 नंबर। चलो 34 नंबर। तो 34 नंबर में बच्चे सबसे पहले हम लोग लगाते हैं धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा बच्चे कहां पे स्थित है? तो आपको याद कर लेना, कच्छ जिला। और कच्छ जिला सब लोग जानते हो कहां पे है? गुजरात। क्लियर है? दूसरा पॉइंट याद कर लेना, धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। क्लियर है? और दूसरी बात, धौलावीरा में हमें प्राप्त क्या हुआ? व्यवस्थित नगर और सुव्यवस्थित नालियां। सुव्यवस्थित नालियां, क्या बात है, मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से नालियां बनी, जिससे आराम से पानी का आवागमन होता रहे।
तो सुव्यवस्थित नालियां, व्यवस्थित नगर, कहां पर? तो बच्चे आप बता सकते हो धौलावीरा जो कच्छ जिला में स्थित है। ठीक, अगर तुमसे कहा जाए धौलावीरा बच्चे किस नदी के किनारे, तो आप बता सकते हो लूनी नदी। लूनी नदी के किनारे स्थित है धौलावीरा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसके खोजकर्ता तुमसे कहा जाएगा, पेपर में आया तो है नहीं, लेकिन आप कह सकते हो कि बच्चे जेपी जोशी। बस धौलावीरा में इतना याद कर लेना पर्याप्त है। अब अगर तुमसे यह कहा जाए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहां खोजे गए, यह आप नोट बना के लिख लेना। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा नगर कहां खोजे गए, लिख लेना। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा खोजे गए नगर किस राज्य में, तो आप बता सकते हो खोजे गए नगर किस राज्य में। जीजे लिख देना। जीजे का मतलब होता है जीजी नहीं, जीजे। जीजे मतलब होता है गुजरात। क्लियर है? आप आराम से बता सकते हो इसको भी। अब बच्चे बहुत अच्छे से धौलावीरा के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कालीबंगा का। कालीबंगन। और कालीबंगन बच्चे बहुत अच्छा सा यहां से सवाल बनेगा आपका। कालीबंगन पहली बात तो किस नदी के किनारे आपको मिलेगा, ठीक है, और इसके खोजकर्ता तो यहां पे लिख लेना। इसके खोज हुई थी अमलानंद घोष द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा। और दूसरी बात, कालीबंगन जो पड़ेगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। कहां पे? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। कालीबंगन यहां पे पड़ेगा। बहुत प्यारा सा सवाल आता है, कालीबंगन का अर्थ बताओ। तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। काली चूड़ियां। काली चूड़ियां किसका अर्थ है? काली बंगन का। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में यह पड़ेगा। नदी लिख लेना घग्गर नदी। घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के पास पड़ेगा कालीबंगन, याद कर लेना, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। क्लियर है? तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। फिर बच्चे याद कर लेना कालीबंगन में जो चीजें मिली हैं, एक तो नक्काशीदार ईंटें और जुते हुए खेत। बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। एक याद कर लेना जुते हुए खेत कहां से मिले, तो कालीबंगन से। एक याद कर लेना नक्काशीदार ईंटें। नक्काशीदार ईंटें, तो नक्काशीदार ईंटें हो गया, जुटे हुए खेत हो गए। और यहीं पे एक याद कर लेना अग्निकुंड। अग्निकुंड जिसमें हम लोग हवन ववन करते हैं। तो अग्निकुंड कहां से मिले, तो आप बता सकते हो ये सब का सब कालीबंगन से प्राप्त हुआ। हनुमानगढ़ जिला। युग्म समाधियां यहां से भी मिली थी। अब बच्चे 34 नंबर भी यहां से कंप्लीट हुआ। 34 के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर। और 35 नंबर में हम लोग जबरदस्त लगा देते हैं रोपड़। रोपड़ आप सबको भी पता है और हमें भी पता है। रोपड़ बच्चे जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, ठीक है। रोपड़, पहली बात तो रोपड़ की खोज जो हुई थी वो 1950 में हुई थी। किसके द्वारा? बीबी लाल, जिनको कहते हैं ब्रजवासी लाल द्वारा। याद कर लेना। रोपड़ को आधुनिक नाम क्या है? रोपड़ को आज के दौर पे आज का नाम इनको हम लोग कहते हैं रूपनगर। तो रोपड़ का आधुनिक नाम बच्चे क्या है? रूप। क्लियर है? फिर बच्चे यहीं पे याद कर लेना रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। आधुनिक नाम रूपनगर, ठीक है। और सतलज नदी किनारे सबको पता है। रोपड़ ये कहां पड़ेगा बच्चे? पंजाब में पड़ेगा। कहां पे? पंजाब में, ठीक है। सबसे बड़ा प्रश्न रोपड़ का जो आता है कि यहां से खोजा क्या गया, तो बच्चे याद कर लेना पहला पॉइंट, तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी कहां से? रोपड़ से, ठीक। फिर यहां पे बच्चे दूसरा प्रश्न आता है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता।
समाधि जो मिली है ना वो यहीं पे मिली है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता, जो मध्य पाषाण कालीन में लोग पशुपालन करना सीख गए थे, उसी को देखते हुए। तो इस प्रकार रोपड़ के बारे में इतना आप याद कर लेना, जबरदस्त। अब एक प्रश्न बहुत प्यारा आता है रोपड़ के बारे में, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम नगर। सबसे ज्यादा नगर खोजे गए कहां पर, आप बता सकते हो गुजरात में, लेकिन यहां पे बोल रहा है स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर। बताओ तो पहला नगर आप बता सकते हो, उसका नाम क्या बच्चे, रोपड़। रोपड़ कहां पड़ेगा, पंजाब, जो सतलज नदी के किनारे पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। धौलावीरा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको अभी हाल ही में 2021 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। धौलावीरा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया यूनेस्को ने 2021 में, किसको, धौलावीरा को। क्लियर है, चलो। तो बच्चे ये रोपड़ के बारे में हो गए। अब रोपड़ के बाद एक याद कर लेना, राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा का है, राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी में याद कर लेना 1969 में खोजा गया, किसके द्वारा, सूरज भान द्वारा। सूरज भान द्वारा। किस नदी किनारे पड़ता है राखी गढ़ी बच्चे, घग्गर नदी, घग्गर नदी। और ये जो राखी गढ़ी है ना, ये हरियाणा में पड़ता है। कहां पे, हरियाणा में। और सबसे खास बात यहां पर जो हमें मिला है वो ताम्र उपकरण, तांबे के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आराम से आप बता सकते हो। और भारत का सबसे बड़ा नगर यही है, भारत का सबसे बड़ा नगर। पूरे अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें तो मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत में जो खोजा गया उसका सबसे बड़ा नगर नाम क्या है, तो बच्चे राखी गढ़ी है, याद कर लेना, हरियाणा का पड़ता। ठीक, इस प्रकार बच्चे हमने आपको यह भी पूरा समझा दिया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। चलो फिर बच्चे 36 नंबर आ जाओ, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते कुछ, सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि 100 को दफनाया कहां जाता था, 100 को दफनाया कहां जाता था, तो आप बता सकते हो हड़प्पा। दूसरा सवाल, 100 को जलाया कहां जाता था, मोहनजोदड़ो। जो डेड बॉडी होती थी उसको बच्चे पूरा का पूरा जला कहां दिया जाता था, तो मोहनजोदड़ो। दफनाया कहां जाता था, हड़प्पा। ठीक बच्चे, जो एक प्रकार से इनका कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता मेन किसका ये प्रयोग करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुख्य फसल तुमसे कहा जाए। बाकी आप सब जानते हो मानव द्वारा पहली फसल कौन सी थी, गेहूं। आप कह सकते हो मुख्य फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की थी गेहूं। और ये भी तो जानते हो मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु क्या नाम था, कुत्ता। क्या नाम था, कुत्ता। कोई दिक्कत है, बहुत बढ़िया। अब बच्चे ये लोग मिठाई में क्या प्रयोग करते थे, रसमलाई खाते थे क्या, नहीं, ये लोग मिठास के लिए बच्चे शहद का प्रयोग करते थे। मतलब मिठाई का प्रयोग करते थे, किसका, शहद का, याद कर लेना। ठीक है, हां, तो इतनी बात समझ में आ गई। फिर बच्चे आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे, टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे, टेराकोटा। अब एक सवाल यहां पर बहुत प्यारा बनता है, पूछोगे क्या भाई साहब, एक सवाल यहां पर यह बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का आयात भी होता, विदेशी व्यापार भी होता था, जिसमें ये लोग मंगाते भी थे, मतलब आयात करते थे, विदेशी व्यापार करते थे। अब कहने मतलब जो विदेशी व्यापार होता था तो 2-3 वस्तुओं का पूछा गया है,
कौन चीज कहां से आयात की जाती थी, जगह बताओ। ठीक है, तो आप कह सकते हो आयात की हुई, जैसे गोमेद है, गोमेद, गोमेद पूछा जाता है कहां से आयात किया गया, तो आप बता सकते हो सौराष्ट्र। सौराष्ट्र बच्चे आप सबको पता होगा कहां पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। उसके बाद लाजवर्थ, लाजवर्थ कहां पड़ेगा, मेसोपोटामिया। लाजवर्थ जो आयात किया जाता था कहां से, मेसोपोटामिया से। फिर बच्चे यहीं पे अगला पड़ेगा सीसा। सीसा कहां से आयात किया जाता था, सीसा आयात किया जाता था बच्चे ईरान से। कहां से, ईरान से। तो इस प्रकार ये आयात की हुई वस्तुओं को आपको याद कर लेना है। तीन अगर आपसे कहा जाए तो अफगानिस्तान और ईरान, तीन अगर आपसे कहा जाए तो अफगानिस्तान और ईरान से। क्लियर है, तो बच्चे इस प्रकार आपका ये हमने पॉइंट जो महत्वपूर्ण थे वो भी हमने आपको पढ़ा दिए, कुछ भी यहां पर बचा नहीं है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो आजकल हम लोग स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो मोहनजोदड़ो से मिला था, चाहे मोहनजोदड़ो में आप जाके लिख दो। ठीक है, यहां से हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला था, जो आजकल हम लोग शुभ काम के लिए कोई भी चिन्ह लगाते हैं ना, स्वास्तिक चिन्ह, तो स्वास्तिक चिन्ह हमें मोहनजोदड़ो में सबसे पहले मिला था। तो बच्चे इस प्रकार हमारा ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि तीसरी यूनिट भी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी अच्छे से समाप्त हो गई। ठीक है, हाँ। कालीबंगन एक ऐसा शहर था जिसका निचला हिस्सा चारों तरफ किलों से घिरा हुआ था। क्लियर है, आप याद कर लेना। और दूसरी बात बच्चे हमने आपको बता दिया कि आपको अच्छे से ये पता चल गया, पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का ये भी कॉन्सेप्ट पता चल गया। ठीक है, हाँ देखो 36 नंबर पूरा यहां पे ओके हो गया। ठीक, अब बच्चे एक मोटिवेशन लाइन आ गई है, और सबसे खास बात आपका चतुर्थ चरण भी समाप्त हो गया। हमने जो 12 चरण बनाए हुए हैं आपके एक एक घंटे वाले, तो आपका चौथा चरण भी समाप्त हो गया। मतलब बच्चे 4 घंटे इस कक्षा के कंप्लीट, मतलब 1/3 हिस्सा काम खत्म हो गया, 2/3 और बचा है। तो देखो हर एक चरण के बाद इतना बढ़िया क्वेश्चन आता है जिससे भाई साहब दिल खुश हो जाता है। यहां पे क्या कह रहा है, मेहनत से मोहब्बत करो क्योंकि यही तुम्हारी कामयाबी की वजह बनेगी। भाई साहब हम भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमें भी कामयाब होना है, और तुम भी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें भी कामयाब होना है। इस प्रकार आपको यह पता चल रहा है कि मेहनत से मोहब्बत करो, किसी और से मोहब्बत की बजाय अगर आप मेहनत से मोहब्बत कर ले गए तो बच्चे आपकी यही कामयाबी की क्या होगी, वजह बन जाएगी। क्लियर है, चलो कुछ नहीं बच्चे, लाइट बंद करनी पड़ेगी, लाइट फिर चली गई है ना तभी, चलो लाइट फिर चली गई ना तभी। तो बच्चे इतनी बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं, मेरा चेहरा दिखे या नहीं दिखे कोई दिक्कत नहीं, भाई साहब तुम्हें कंटेंट दिखना चाहिए, कंटेंट से मतलब हो, है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चे 4 घंटे, एक बार ये बताओ सब लोग, कोई जाएगा नहीं, देखो जो बंदा जुड़ा है वही जीतेगा अंत तक। आप सब एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आप सबको 4 घंटे में वो आनंद आया कि नहीं आया। आज लग रहा कि जीएस ऐसे पढ़ी जाती, जीएस ऐसे समझी जाती, जल्दी से बताओ। हाँ, स्क्रीनशॉट सही करो बच्चे, ले लो स्क्रीनशॉट जो लेना हो आपको, बाकी आपको मैं पीडीएफ दूंगा, डोंट वरी, डोंट टेंशन। तो अभी यहां पे शुरू होगी बच्चे 37 नंबर, 37, ठीक है 37। अब यहां पे जो आपका चालू होगा वो चालू होगा क्या, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, जबरदस्त। सच में पहली बार पढ़ रहा हूं, मजा आ गया बच्चे, आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, हाँ बस कोई जाना नहीं अंत तक, जो टिकेगा वही भाई साहब जीतेगा, ये मान चलिएगा। इतिहास उसी ने रचा है भाई साहब जिसने संघर्ष झेला है, और तुम सब लोग संघर्ष के वाले आदमी हो। ऐसे भाई साहब इतनी मैराथन लगा देंगे ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब भाई साहब तुम्हारे नस नस में दौड़ेगी। हाँ चलो, हाँ
शाबाश, लाइक शेयर कर दिए जिन लोगों का छूटा है, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, वैदिक सभ्यता दिख रहा है ना सबको? वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बात बच्चे, यही तो हम चीज चाहते हैं कि आप सबको कोई दिक्कत ना, पूरी दिक्कत हम झेल लें, है ना? बस यही तो हम चाहते हैं। आगे बढ़े, बहुत सुंदर लिख रहे हो ना, पूरा पूरा लिखते चलना भाई, लाइक शेयर में कोई कमी मत करना आज। सुनो, अब वैदिक सभ्यता की बात कर लेते हैं बच्चे। वैदिक सभ्यता एक प्रकार से कह सकते हो, इसको हम लोग आर्य सभ्यता भी कहते हैं, आर्य सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता थी, इसीलिए हम लोग इसको आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। और आप सब जानते हो ये सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह आग्य ऐतिहासिक काल की है, आग्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इतिहास में आग्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आप अप्सरा पटेल नाम ले लिया, खुश? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आर्य सभ्यता बच्चे, वैदिक सभ्यता, बात वही है। अब बात समझ लेना, वैदिक सभ्यता बच्चे दो भागों में बांटी गई। कौन कौन से? तो दो भाग। पहले तो वैदिक सभ्यता का पूरा टाइम पीरियड लिख लेना, 1500 बीसी से 600 बीसी। बीसी का मतलब क्या है? ईसा पूर्व। अभी इसको भी हम क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है? तो बच्चे आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता दो भागों में, एक हो गया ऋग्वैदिक सभ्यता। क्या हो गया? ऋग्वैदिक सभ्यता। और ऋग्वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहेगी, और जो इसके बाद वाला है उसको बोलेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता। कहने का मतलब है कि वेदों के बाद वाली सभ्यता को उत्तर वैदिक सभ्यता के नाम से जानेंगे। ये बच्चे 1000 बीसी से 600 बीसी तक चलेगी। कौन सी? उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया। आपको दोनों भागों को पता चल गया, ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, कौन कब तक टाइम पीरियड है आपको पता चल गया। इसे आर्य शब्द बोला, आर्य सभ्यता भी बोला गया। आर्य बच्चे, आर्य का अर्थ लिख लेना। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। यह पेपर में प्रश्न पूछा गया कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप सब याद कर लेना, श्रेष्ठ या कुलीन। और यहीं पर याद कर लेना बच्चे, इसका मतलब होता है, बहुत अच्छे से याद कर लेना, संस्कृत भाषा का शब्द है ये। किस भाषा का शब्द है आर्य? तो याद कर लेना ये बच्चे, किस भाषा का शब्द है? तो आप कह सकते हो संस्कृत भाषा। और इसमें ये जो अर्थ होता है ना, इसका मतलब होता है उच्च कुल में जन्म लेने वाला, उच्च कुल में जन्म लेने वाला। किसका अर्थ होता है बच्चे? आर्य का। आर्य का मतलब होता है उच्च कुल में जन्म लेने वाला, मतलब श्रेष्ठ या कुलीन, जिसका अर्थ होता है। क्लियर है? जबरदस्त। और ये आर्य जो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर है? अच्छे से याद कर लेना। आर्य सभ्यता को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक कहते हैं। आज भी बहुत सारी चीजें हम लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। जैसे इन लोगों ने गाय को कहा था कि गाय, हम अघन्या शब्द बोला था, जिसका वध नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप यहां पे बता सकते हो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का संस्थापक। आर्य सभ्यता को हम लोग कहते हैं क्या? भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का संस्थापक किसे कहते हैं? आर्य सभ्यता को ही हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत अच्छे से आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। बहुत लोगों ने कहा कि आर्य लोग भारत में कहां से आए, कैसे आए, तो सब लोगों के अपने अपने अलग अलग मत थे। ठीक है, सब लोगों ने अपना अपना अलग मत दिया। तो बच्चे यहां पे अब हेडिंग लगा देना, आर्यों के निवास स्थान से, कि आर्यों के निवास के बारे में कौन किसने क्या कहा। आर्यों के निवास स्थान से लोगों ने
क्या टीका टिप्पणी की। तो याद कर लेना, आर्यों के निवास स्थान में सबसे पहले कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, जिनको हम लोग बीजी तिलक के नाम से जानते हैं। आर्यों के निवास के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य लोग बच्चे कहां से आए, कि आर्य लोगों का निवास स्थान ध्रुव था। कहां था? ध्रुव। ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उधर से आए। ठीक है, फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के अकॉर्डिंग आर्य लोग कहां के रहने वाले थे? तो विलियम जोन्स के अकॉर्डिंग आर्य लोग बच्चे जो रहने वाले थे वो यूरोप के निवासी थे। कहां के निवासी थे? यूरोप के निवासी थे। फिर बच्चे तीसरे नंबर पे बीजी तिलक हो गया, विलियम जोन्स हो गया। विलियम जोन्स के बाद जो तीसरे नंबर पे सबसे सर्व प्रमुख मत था, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का मत सबसे प्रभावी हुआ है, इसीलिए यहां पे अंडरलाइन कर लेना। मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग बताया गया कि आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए। क्लियर है? और यह भी बोला गया कि मध्य एशिया से आकर जो आर्य लोग सबसे पहले बसे भारत में, सबसे पहले बसे मतलब कहां पे रहने लगे, तो याद कर लेना पंजाब और अफगानिस्तान वाले एरिया में। यहां पे लिख लेना आर्य लोग सबसे पहले आकर बसे कहां पर, तो यह पूछा जाता है पंजाब और अफगानिस्तान वाले एरिया में आर्य लोग आकर सबसे पहले बसे थे। ठीक है, लो सर लिपस्टिक का पौधा बताओ। अरे भाई लिपस्टिक लगानी क्या तुम्हें? अरे भाई पढ़ने से मतलब है, तुम्हें पढ़ाई करनी, तुम्हें इधर उधर से मतलब नहीं है, याद कर लेना। चलो फिर स्वामी दयानंद के अनुसार ये लोग कहां से आए? तिब्बत के निवासी थे। स्वामी दयानंद के अकॉर्डिंग ये लोग कहां के निवासी थे? ये लोग बच्चे तिब्बत के निवासी थे। आर्य लोग तिब्बत के निवासी थे स्वामी दयानंद के अकॉर्डिंग। क्लियर है? बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आगे की तरफ, बच्चे बहुत ध्यान से। आर्य सभ्यता में सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की। सबसे पहला सवाल आएगा, आर्यों की सभ्यता, वो सभ्यता कैसी थी? शहरी थी, ग्रामीण? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी थी? शहरी। उसी प्रकार यहां पे लिख सकते हो आर्य लोगों की वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो आप बता सकते हो बच्चे इन लोगों की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण, मतलब गांव के जैसा माहौल था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो बच्चे मात्र प्रधान था, लेकिन आर्यों में जो समाज था वो कैसा था? पितृ प्रधान। आर्यों में जो समाज आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? पितृ प्रधान। अब बच्चे यहीं पे बात करते हैं आर्यों का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो व्यवसाय में लिख लेना कृषि प्लस पशुपालन। कृषि प्लस पशुपालन। बच्चे बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, जो कृषि थी, कृषि योग्य भूमि होती थी, उसको हम लोग क्या कहते थे? यहां पे लिख लेना, कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था उस समय? जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसको हम लोग कहते थे उर्वरा। चाहे उर्वरा बोल लो, चाहे क्षेत्र बोल लो, बात बराबर है। पशुपालन, अगर तुमसे कह दे कि आर्यों का प्रिय पशु क्या बन गया यहां पर, तो आर्यों का प्रिय पशु बच्चे यहां पे बन जाएगा घोड़ा। क्या बन जाएगा? घोड़ा। अच्छे से ये भी आपको याद कर लेना। अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, आर्यों का जो समाज था उसी प्रकार था। लाइट आ गई शायद, वेरी गुड बच्चे, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है और हमारी भी। ठीक है, हां। अब आर्यों का जो समाज था वो किस आधार पे बटा हुआ था, तो लिख लेना वर्ण व्यवस्था के आधार पर। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन ये कैसे? व्यवसाय के आधार पे कि कौन व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है, उस आधार पे आर्यों का समाज बांटा गया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र में। क्लियर है? अब जो समाज की बात आई है, समाज, तो यहां पे आप लगाओगे समाज, और समाज की बात जब आप करोगे तो यहां पे लगाओगे समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हो, तो सबसे समाज की छोटी इकाई को बोलते हैं हम लोग परिवार, और परिवार को ही हम लोग कहते हैं क्या? कुल। चाहे परिवार बोल लो चाहे कुल बोल लो, ये समाज की
सबसे छोटी इकाई के नाम से